नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको दो देशों से मिल रहे दो संदेशों के बारे में बताना चाहता हूं। यूक्रेन और श्रीलंका, दो देशों के हालात आपके सामने रखना चाहता हूं। यूक्रेन और श्रीलंका राष्ट्रवाद से जुड़े दो बड़े संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कैसे राष्ट्रवाद का ओवरडोज यूक्रेन की मुसीबत बढ़ा रहा है, कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ साथ जनता का अति राष्ट्रवाद वाला जोश देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात बहुत नाजुक हैं। श्रीलंका की जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। सरकार का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। श्रीलंका की बदहाली के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार बता रही है। श्रीलंका की राजनीति पर राजपक्षे परिवार का कब्जा रहा है। यह 1-2 साल की बात नहीं है। सालों पहले राजपक्षे परिवार का सियासी सफर शुरू हुआ और सियासी सफर सरपंच से शुरू हुआ था। राष्ट्रपति तक का सफर इस परिवार ने तय किया। लेकिन श्रीलंका की आवाम देखती रही, मुहर लगाती रही, बढ़ते परिवारवाद को नजरअंदाज करती रही। चीन के कर्ज के जाल में श्रीलंका फंस गया और यह 1-2 साल की बात नहीं है। सालों पहले राजपक्षे परिवार के इशारे पर इस खेल की शुरुआत हुई थी। लेकिन श्रीलंका की जनता की तरफ से ऐसा विरोध इससे पहले कभी नहीं देखा। राष्ट्रहित को नजरअंदाज करना कैसे श्रीलंका की आवाम के लिए भारी पड़ गया और श्रीलंका को बर्बाद कर गया, यह भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। और कई दुनिया के मुल्कों को श्रीलंका एक बड़ा सबक दे रहा है। उन देशों को, इन मुल्कों को श्रीलंका से सबक सीखना चाहिए। मैं दुनिया की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। यूक्रेन और श्रीलंका के हालात आज किसी से छिपे नहीं हैं। यूक्रेन में हर तरफ बम बारूद वाली बर्बादी दिखाई दे रही है और श्रीलंका में हर तरफ हंगामा हो रहा है। श्रीलंका की सड़कों पर श्रीलंका की आवाम का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन, श्रीलंका आज पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। युद्ध की वजह से यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया। यूक्रेन के लोग राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए हुए हैं। श्रीलंका में आज लोग सड़कों पर हैं, बदहाल हैं। राजपक्षे परिवार को बदहाली के लिए श्रीलंका की जनता उनको जिम्मेदार ठहरा रही है। देश की राजनीति पर परिवार का शिकंजा कसता जा रहा था, तब जनता चुप थी। विरोध का कोई उदाहरण नहीं मिलता था। राष्ट्र हितों को नजरअंदाज करना श्रीलंका की आवाम को भारी पड़ा।
परिवारवाद को नजरअंदाज करना श्रीलंका की जनता को महंगा पड़ा और यही वजह है कि श्रीलंका आज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और यह संदेश श्रीलंका आज दुनिया के कई देशों को दे रहा है और खासतौर से राजनीतिक दलों को भी। दो देश दे रहे दो संदेश। यूक्रेन में दिख रहा राष्ट्रवाद का ओवरडोज, नतीजा देश तबाह हो चुका है। श्रीलंका में दिख रहा राष्ट्रवाद का नो डोज या अंडरडोज, नतीजा देश बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन और श्रीलंका आज दुनिया के दो देशों के हालात बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का ओवरडोज खतरनाक है तो राष्ट्रवाद का ओवरडोज भी घातक साबित हो जाता है। दोनों ही हालात में देश बर्बाद हो जाता है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ जनमत बनता गया, लोगों में राष्ट्रवाद का ओवरडोज भरा जाता रहा। ये जानते समझते कि रूस महाशक्ति है, ये जानते समझते कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का टेम्परामेंट खतरनाक है। नतीजा सबके सामने है। श्रीलंका के हालात बताते हैं कि जब श्रीलंका की सियासत में परिवारवाद इस कदर फैलता रहा, श्रीलंका पर चीन का शिकंजा कसता रहा, जनता इन चीजों को नजरअंदाज करती रही। जनता ने पहले कभी गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर कोई बड़ा विरोध नहीं दिखाया। नतीजा आप सबके सामने है। खूबसूरत यूक्रेन, खिलखिलाता यूक्रेन, अपने सुंदरता पर इतराता यूक्रेन, अपनी संस्कृति का गौरव गान करता यूक्रेन, विकास के कीर्तिमान गढ़ता यूक्रेन आज तबाह हो चुका है। खूबसूरत शहरों की आज की तस्वीरें दिल दर्द से भर देती हैं। अंधकार में भविष्य का एहसास करवाती हैं। शरणार्थी बस्तियों में, तहखानों में, मेट्रो स्टेशन में जीवन जीने को मजबूर हैं। पलायन का दंश झेल रहे यूक्रेनी जनता का दर्द आंखों को नम कर देती है। 4 करोड़ के करीब कुल आबादी वाले देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग युद्ध की वजह से पलायन का दंश झेल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन की आम जनता अपना घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेने के लिए बाध्य है। करीब 60 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। 40 लाख के करीब लोग देश के दूसरे हिस्सों में छिपे हैं। देश तबाह हो चुका है। बड़ी आबादी देश छोड़कर जा चुकी है। बड़ी आबादी शरणार्थी का जीवन जीने को बाध्य हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध विराम की पहल करते नहीं दिखते। युद्ध को बड़ा मानवीय संकट मानते हुए किसी निर्णायक समझौते की पहल करते नहीं दिखते। इसके उलट राष्ट्रपति जेलेंस्की राष्ट्रवाद का दम भरते दिखते हैं। आम लोगों को हथियार थामकर दुनिया की एक सबसे विशाल सेना का सामना करने के लिए जोश भरते दिखते हैं। युद्ध के लिए हथियार इकट्ठा करते दिखते हैं। अमेरिका और नाटो देश की कठपुतली बने दिखते हैं। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। युद्ध विराम के आसार कहीं भी नहीं दिखाई देते। युद्ध विराम की बड़ी कोशिश करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शांत दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की भी कोई खबर नहीं आ रही। दोनों ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की, समझौता करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों अड़े हुए हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि रूस को अपनी ताकत का गुमान है, तो यूक्रेन अमेरिका और नाटो देशों के साथ के सहारे आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। यूक्रेन में मची त्रासदी पर दुनिया लगातार चिंता जता रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी इस महायुद्ध को लेकर कई बार चिंता जताई जा चुकी है। इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ताजा बयान भी काफी मायने रखता है, खासकर तब जब एंटोनियो गुटेरेस का बयान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आमने सामने मुलाकात के तुरंत बाद सामने आया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाने के बाद आया। यूएन चीफ के कड़े शब्दों में रूस यूक्रेन जंग की निंदा की, इसे बेतुका बताया गया।
यूएन चीफ ने कहा, ये बड़ी बेतुकी लड़ाई चल रही है। उन्होंने इस युद्ध को हर आयाम से क्रूर बताते हुए कहा कि इससे जो कुछ भी नुकसान हो रहा है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं है, रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को तबाह कर दिया। इस युद्ध में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हजारों की संख्या में बेगुनाह लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इस पर बात नहीं हो पा रही। इस महायुद्ध को गंभीर मानवीय संकट मानते हुए इसे रोकने का गंभीर प्रयास दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। यूक्रेन की आवाम के जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। सामने रूस की बड़ी सेना, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना यूक्रेन का मुकाबला कर रही है। पिछले 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया यूक्रेन युद्ध के मैदान में टिका हुआ है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिस तरीके की तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं, दुनिया की परेशानी बढ़ने वाली है। एक खूबसूरत देश यूक्रेन जिस तरीके से खंडर में तब्दील हुआ, हर किसी को उसका दुख पहुंचा। रूस और यूक्रेन युद्ध गंभीर मानवीय संकट को जन्म दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की का जोश अभी भी हाई है। जेलेंस्की अमेरिका और नाटो देशों के हथियार इकट्ठा करने में जुटे हैं और लगता है कि वो हार मानने के मूड में नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। ढाई महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युद्ध जारी है। रूस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। रूस तो बस इसे चंद दिनों की बात मानकर ही आगे बढ़ा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। रूसी सेना बम बारूद से यूक्रेन को तबाह कर रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे यूक्रेन की सेना का हौसला है। यूक्रेन के लोगों का जज्बा है। बेशक अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में हथियारों को लेकर उतरी तो यूक्रेन की सेना ही है। यूक्रेन के लोगों ने ही तो मोर्चा थामा है। पूरी दुनिया हैरान है। यूक्रेन के लोगों के जज्बे को सलाम है। यूक्रेन के लोगों के राष्ट्रवाद को सलाम है। लेकिन युद्ध के मैदान में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तबाही की तस्वीरें जो हालात दुनिया के सामने रख रही हैं, सबको लगता है अब यह युद्ध विराम होना चाहिए। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को थोड़ा झुककर ही सही कुछ सार्थक समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के आंकड़े बताते हैं कि इस युद्ध में 9 मई तक यूक्रेन के 3,459 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें 238 बच्चे भी शामिल हैं। कुल 3,713 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें 347 बच्चे हैं। ये तो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, अनुमान इससे कहीं ज्यादा है। बड़ी संख्या में यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका झेल रही है। मानसिक रूप से तो यूक्रेन की पूरी आबादी युद्ध का दंश झेल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सर्वे सामने आया है जो बहुत हैरान करने वाला है। यूक्रेन के नागरिकों के बुलंद हौसले को सामने रखता है। इस सर्वे को इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच यूक्रेन के लोगों के बीच जाकर किया है। आंकड़े हैरान करते हैं।
यूक्रेन के 97% लोगों को लगता है कि युद्ध में उनकी ही विजय होगी। केवल 2% लोग मानते हैं कि युद्ध में यूक्रेन हारेगा। केवल 1% लोग ऐसे हैं जिन्हें जवाब देने में दिक्कत हुई है। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है कि यह सर्वे यूक्रेन के किसी क्षेत्र विशेष में नहीं किया गया, इसमें पूरे यूक्रेन को कवर किया गया है। इसका मतलब है कि पूरा यूक्रेन इस मत पर सहमत है कि जीत उनकी ही होगी। तस्वीरें जैसी भी सामने आए, तबाही का जो भी मंजर यूक्रेन में नजर आए, 95% लोगों को लगता है कि यूक्रेन का भविष्य उज्जवल है। केवल 2% लोग यूक्रेन के भविष्य को लेकर निराश दिखे। केवल 3% लोगों से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाला मत राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर सामने आया, जिनके फैसलों की वजह से यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक के सफर ने सबको चौंकाया था। कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद में बेशक यूक्रेन की जनता ने टीवी कलाकार ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया, लेकिन जिस तरह के फैसले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लेते चले गए, रूस को नाराज करता गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बार बार मना करने के बावजूद ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों के करीब बढ़ते चले गए। सितंबर 2020 में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को मान्यता दे डाली, जो नेटो देशों के साथ विशेष सहयोग की राह आसान करता है, जिसका लक्ष्य नेटो की सदस्यता हासिल करना रहा। नेटो देशों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की नजदीकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नागवार गुजरी। करीब 1 साल से अधिक की तनातनी के बाद, लंबी सैन्य मोर्चाबंदी के बाद, यूक्रेन को कदम पीछे खींचने के लिए डराने के बाद आखिरकार 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की शुरुआत कर दी। ऐसे में सवाल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के फैसलों पर भी उठता है। जब जब बातचीत के जरिए युद्ध विराम का प्रयास हुआ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संजीदगी के साथ रिस्पॉन्स नहीं किया। जाहिर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अड़ियल रवैये के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की समझ पर भी उठता रहा है सवाल। लेकिन इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के ताजा सर्वे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यूक्रेन के 94% लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ खड़े दिखते हैं, ज़ेलेंस्की के फैसले से सहमत दिखते हैं। 73% वोट हासिल कर राष्ट्रपति बनने वाले ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता का ग्राफ पिछले साल अक्टूबर में 25% नीचे आया था, लेकिन युद्ध के दौरान यह तेजी से बढ़ा। इस दौरान ज़ेलेंस्की वॉरियर प्रेसिडेंट की पहचान के तौर पर उभरे हैं। यूक्रेन के मौजूदा हालात को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जुड़ा सर्वे हैरान करने वाला है। यूक्रेन से सामने आ रही तबाही की तस्वीरों को देखते हुए युद्ध में विजय को लेकर यूक्रेन के लोगों का मत हैरान करने वाला है। यूक्रेन के जज्बे को सलाम। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा, यूक्रेन में राष्ट्रवाद का ओवरडोज देश को बर्बाद करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कैसे, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। पिछले 2.5 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। पिछले 2.5 महीने से यूक्रेन के लोग रूसी मिसाइलों को निशाने पर हैं। पिछले 2.5 महीने में यूक्रेन की धरती शमशान बन गई है। हर तरफ खंडर ही खंडर नजर आ रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन की जंग पर फिलहाल
ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। रूस कई शहरों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। हमले में कई लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन मैदान में डटा हुआ है। रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। आप सोचिए कि यूक्रेन छोटा सा मुल्क अपने सामने इतने ताकतवर मुल्क से लड़ रहा है, वो भी पिछले 2.5 महीने से। अंदाजा लगाइए और सोचिए कि ये जंग कहां जाकर रुकेगी। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ बमबाजी। मिसाइल अटैक से दहला ओडेसा। कई लोगों के मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन जंग के 2.5 महीने से ज्यादा हो गए। पिछले 2.5 महीने से रूस लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। एक बार फिर से रूसी फौजियों ने दक्षिणी शहर ओडेसा को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूसी फौजियों ने ओडेसा के एक शॉपिंग सेंटर और गोदाम पर एक एक कर 7 मिसाइल अटैक किए। हमले में शॉपिंग सेंटर और गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूसी सेना ने ओडेसा के महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह पर 7 मिसाइल दागकर एक शॉपिंग सेंटर और एक गोदाम को निशाना बनाया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। रूसी सेना मरियुपोल को लगातार निशाना बना रही है। मरियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि दक्षिणी तट पर रूसी सैनिकों ने उस इस्पात संयंत्र पर हमला जारी रखा जहां यूक्रेन के लड़ाके रूस को एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह का नियंत्रण नहीं लेने दे रही है। पिछले 24 घंटे में मरियुपोल में इस्पात संयंत्र के एक परिसर को 34 बार निशाना बनाया गया। शहर के मेयर सलाहकार ने बताया कि संयंत्र में अब भी कम से कम 100 आम नागरिक फंसे हैं। यूक्रेन का दावा है कि सोवियत काल के कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया गया और उनका निशाना सटीक था। इस बीच रूसी कब्जे वाले इजियम शहर की एक इमारत के मलबे में 44 लाशें मिली है। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि इस इमारत पर मार्च की शुरुआत में रूस ने बमबारी की थी। शहर पर बीते 2 महीनों से रूसी सैनिकों का कब्जा है। रूस फौज ने यूक्रेन पर हमला कर तबाह कर दिया। शहर दर शहर बर्बाद हो गया है। तबाही केवल यूक्रेन की नहीं हुई है, बल्कि रूसी सेना को भी हुई है। यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन पर रूसी हमला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध लंबे समय तक चलेगा और पुतिन इसके लिए आगे की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास क्षेत्र में चलाए जा रहे उनके अभियान के साथ यूक्रेन युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। पुतिन मोल्दोवा में रूस नियंत्रित क्षेत्र के लिए एक भूमि पुल का निर्माण करने के लिए दृढ़ है। हमारा आकलन कहता है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में लंबे समय तक संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान वह डोनबास से आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इरादा रखते हैं।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 40 अरब डॉलर की सहायता देने वाले प्रस्ताव पर साइन कर दिए हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद को अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने स्वीकृति प्रदान दी है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि आक्रमण के बाद से यूक्रेन में लगभग 1/3 लोगों की नौकरियां चली गई है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद 12 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को किडनैप करके रूस भेजा गया है। इसमें 2.10 लाख बच्चे भी शामिल हैं। रूस ने एक दिन में ही 8,787 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को डोनेस्टक और लुहांस्क से रूस शिफ्ट कर दिया है। इनमें 1,106 बच्चे भी शामिल हैं। जंग की वजह से यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लाखों लोग अपने देश से पलायन कर दूसरे देश चले गए हैं या कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे इलाकों में शरण लिए हुए हैं। जंग जितनी जल्दी खत्म हो जाए दुनिया के लिए ठीक होगा, नहीं तो युद्ध जितना आगे जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा उतना ही ज्यादा मंडराता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका बदहाल है। श्रीलंका में महंगाई 7वें आसमान पर है। खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं। पेट्रोल डीजल की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। श्रीलंका की जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। कुल मिलाकर श्रीलंका के हालात बद से बदतर हैं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका के ऐसे हालात 1-2 सालों में नहीं हुए। श्रीलंका की जनता आज इस बदहाली के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन राजपक्षे परिवार का कब्जा श्रीलंका की राजनीति पर 1-2 साल में नहीं हुआ है। परिवारवाद का ऐसा विरोध श्रीलंका की जनता की तरफ से अब से पहले नहीं देखा गया। राष्ट्र हितों को नजरअंदाज करना श्रीलंका की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गई है और इसीलिए चाहे राष्ट्रपति हो या वहां के नेता अपना शहर छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। ये कुछ मुल्कों को बहुत बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। जब देश में ईंधन खत्म हो गया तो लोग सड़कों पर आ गए। जब देश में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया तो लोग सड़कों पर आ गए। जब देश में महंगाई चरम पर पहुंची तो लोग सड़कों पर आ गए। जब खाने पीने के सामानों की कमी होने लगी तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर की। जब देश में बिजली संकट गहरा गया, जब देश अंधेरे में डूब गया तो लोगों ने हाथों में मसाल थाम लिया, सड़कों पर आंदोलन खड़ा कर दिया। आज हालात बदतर हो चुके हैं। हर तरफ बस हंगामा ही हंगामा है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे फरार हैं। मंत्री जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट बहुत गहरा गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पास भी फिलहाल कोई मास्टर प्लान नहीं है। देश कंठ तक कर्ज में डूब चुका है। आज लोगों के पास भी किसी बेहतर सरकार का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि विपक्ष के हाथ भी खाली हैं। किसी को नहीं सूझ रहा है कि देश को किधर लेकर जाएं। इस गंभीर आर्थिक संकट से देश को कैसे निकालें। श्रीलंका की जनता आज हताश है। श्रीलंका की जनता आज निराश है। श्रीलंका की जनता राजपक्षे परिवार को इस बुरे हालात के लिए जिम्मेदार मान रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब देश की राजनीति में परिवारवाद इस तरह फैल रहा था, जब देश की राजनीति में राजपक्षे परिवार यूं जड़ें जमा रहा था, तब श्रीलंका की जनता ने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? विपक्ष की बातों पर तब ध्यान क्यों नहीं दिया? तब श्रीलंका की जनता मूक दर्शक क्यों बनी रही? श्रीलंका पर राजपक्षे परिवार के कब्जे की कहानी 1-2 दिन की बात नहीं है। करीब 9 दशक पहले से ही इसकी पटकथा लिखी जाती रही।
सरपंच से शुरू हुआ परिवार का सियासी सफर आज राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है। राजपक्षे फैमिली हम्बनटोटा से ताल्लुक रखती है। इसी परिवार के डॉन डेविड राजपक्षे पहली बार सरपंच बने। डॉन डेविड राजपक्षे के बेटे डॉन मैथ्यू राजपक्षे 1936 में सियासत में आए। हम्बनटोटा जिले से राज्य परिषद के लिए चुने गए। 1945 में उनके भाई डॉन एल्विन राजपक्षे परिषद का चुनाव जीते। 1947 में पहली बार राजपक्षे परिवार संसदीय चुनाव जीते। राजपक्षे परिवार के डॉन एल्विन लक्ष्मण राजपक्षे सांसद बने। इस जीत के बाद राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की सियासत में पैर जमा लिया। धीरे धीरे श्रीलंकाई सियासत में राजपक्षे परिवार सबसे बड़ा परिवार बन गया। आलम यह है कि टॉप से लेकर बॉटम तक सभी पद राजपक्षे परिवार की गिरफ्त में रहा। पिछली सरकार में 4 भाई और उनके बच्चे सबसे बड़े पदों पर थे। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे अब तक प्रधानमंत्री पद पर थे। चामल राजपक्षे सिंचाई मंत्री और बासित वित्त मंत्री। महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल खेल मंत्री रहे और वहीं योशिता राजपक्षे पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ रहे। चामल के बेटे शशिंद्रा कृषि राज्य मंत्री। महिंद्रा राजपक्षे का भांजा निपुण रनाव का राज्य मंत्री रहा। महिंद्रा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य पहले ही इस्तीफा सौंप चुके हैं। लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, विपक्ष से लेकर आम जनता सभी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से कुर्सी छोड़ने को कह रहे हैं। राजपक्षे परिवार श्रीलंका की सियासत में पूरी तरह काबिज होता गया। आज बेशक परिवार के खिलाफ लोग मुखरता के साथ सामने आ रहे हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला। अपने देश को सियासी बंधक बनते देखते रहे श्रीलंका के लोग। विपक्ष भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। बताया यही जाता है कि चीन के शिकंजे में जिस तरह से आज देश फंसा है, ड्रैगन के कर्ज जाल में जिस तरह से श्रीलंका फंसा है, उसकी शुरुआत भी महिंद्रा राजपक्षे ने ही सालों पहले की थी। महंगे दरों पर चीन से कर्ज लेना, देश का संसाधन चीन को गिरवी रखना, महत्वपूर्ण फैसले चीन के प्रभाव में लेना लगातार राजपक्षे परिवार के इशारों पर जारी रहा। यही वजह है कि आज श्रीलंका कराह रहा है। ड्रैगन के साथ साथ राजपक्षे परिवार के सियासी पकड़ से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को फिलहाल भविष्य निकट में राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा, राष्ट्रहितों को यूं नजरअंदाज करना श्रीलंका के लोगों पर भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। श्रीलंका में हर तरफ हंगामा है, हर तरफ देश की बदहाली का रोना है। श्रीलंका की जनता सड़कों पर है। श्रीलंका के लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ के गुस्से का सामना कर रहे। सत्ता पक्ष के सारे नेता भीड़ के गुस्से का सामना कर रहे हैं। सरकार के सारे अधिकारी भी परेशान हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीलंका की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार राजपक्षे की सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से है। देश चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है। साल भर में सामानों की कीमत 200% से ज्यादा हो गई है। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात। सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कोहराम। लोगों को काबू करने में जुटी
श्रीलंकाई सेना। सड़क पर श्रीलंका की फौज। आर्थिक असंतोष की वजह से 9 मई को श्रीलंका के लोग हिंसक हो गए। कोलंबो समेत कई दूसरे शहरों में जमकर बवाल काटा। तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के आधिकारिक आवास को आग के हवाले कर दिया। कई मंत्री और सांसदों के घर को भी जला दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कर्फ्यू लगा दिया। सेना को सड़क पर उतार दिया गया। कोलंबो की सड़क पर सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। बावजूद इसके लोगों में नाराजगी इस कदर है कि सड़क पर हंगामा नहीं रुक रहा है। जिस तरह के हालात श्रीलंका में इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि फिलहाल हिंसा नहीं थमने वाली है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर है। इस बीच इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को उनके विरोधी जगह जगह तलाश रहे हैं। गुस्साई भीड़ उनके पैतृक घर को आग के हवाले कर चुकी है। इस बीच श्रीलंका में सोशल मीडिया पर यह जानकारी तेजी से फैली कि महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ भारत भाग कर आ गए हैं। इस खबर में लोगों को दम दिखा, क्योंकि कोलंबो से जिस तरह से महिंदा राजपक्षे को हेलीकॉप्टर से निकालकर त्रिंकोमाली के नेवल बेस में ले जाया गया, उसके बाद श्रीलंका के लोगों को संदेह हो गया कि महिंदा राजपक्षे अपना देश छोड़कर भारत चले गए हैं। महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस जानकारी के बाद श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी किया है। उच्चायोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह फर्जी है, यह सिर्फ एक अफवाह है। महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी लोगों की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। लोग देश भर में उन्हें ढूंढ रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और तो और खबर यह भी है कि नाराज लोग एयरपोर्ट के आसपास ट्रैवल करने वाले लोगों का पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। पता लगाने की जुगत में लगे हैं कि कोई नेता श्रीलंका छोड़कर दूसरे देश तो नहीं जा रहा। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान से बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के बेहद करीबी समझे जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत से सेना भेजने का सुझाव दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत को निश्चित रूप से भारतीय सेना को संवैधानिक स्थिति को बहाल करने के लिए भेजना चाहिए। वर्तमान समय में भारत विरोधी विदेशी ताकतें लोगों के गुस्से का फायदा उठा रही हैं। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। स्वामी ने पहले सीधे तौर पर श्रीलंका का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनका बयान श्रीलंका को लेकर है। स्वामी के इस बयान पर श्रीलंका के लोग भड़क गए। उधर भारत सरकार की तरफ से इस पर सफाई दी गई। श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाई जा रही श्रीलंका में सेना भेजने की बात को उच्चायोग पूरी तरह से खंडन करता है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि श्रीलंका के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था और उसके बाद ये सबसे गंभीर आर्थिक संकट से घिर गया है। आलम यह है कि देश के लोग खाने के मोहताज हैं, महंगाई चरम पर है और लोगों के पास सामान खरीदने के लिए करेंसी नहीं है। एक साल में जरूरी सामान के दाम 200% से ज्यादा बढ़ गया है। 23 मार्च 2021 को 1 किलो दाल की कीमत 180 श्रीलंकाई रुपए थी।
जो 23 मार्च 2022 को बढ़कर 420 श्रीलंकाई रुपए हो गई। टमाटर की बात करें तो 23 मार्च 2021 को 120 श्रीलंकाई रुपए में 1 किलो टमाटर मिलते थे, जो 23 मार्च 2022 को बढ़कर 320 श्रीलंकाई रुपए हो गए। 23 मार्च 2021 में 1 लीटर कोकोनट ऑयल की कीमत 486 श्रीलंकाई रुपए थी, जो 23 मार्च 2022 को बढ़कर 852 श्रीलंकाई रुपए हो गई। एलपीजी सिलेंडर 4200 श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा है। मिल्क पाउडर 1900 श्रीलंकाई रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 1 किलो चावल की कीमत 220 श्रीलंकाई रुपए है, जबकि 1 किलो गेहूं के दाम 190 श्रीलंकाई रुपए है। आंकड़ों से साफ है कि महंगाई की मार से हलकान श्रीलंकाई नागरिक घर चलाने में असमर्थ हैं। आम आदमी खाने पीने के सामान खरीदने में असमर्थ है। न केवल जरूरी सामान बल्कि श्रीलंका कर्ज के जाल में इस तरह से फंस गया है कि वो निकल नहीं पा रहा है। विदेशी मुद्रा करीब करीब खत्म होने के चलते श्रीलंका कर्ज भी नहीं चुका पा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13% कर्ज, जापान का 10% कर्ज, चीन का 10% कर्ज, वर्ल्ड बैंक का 9% कर्ज, भारत का 2% कर्ज, अन्य देशों का 9% कर्ज। श्रीलंका में चीजें अब काबू से बाहर हो रही हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बुरा दौर श्रीलंका झेल रहा है और इसके पीछे कारण श्रीलंका की गलत नीतियां तो हैं ही, और साथ ही चीन की वो चाल है जिसने धीरे धीरे करके पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी को अपने ग्रिप में ले लिया है। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पे चीनी पैसा बहुत आया और उस पैसे से जो सी पोर्ट्स बने, जो रेस्टोरेंट्स बने, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, वो सब आज सूने पड़े हैं। वो आज ग्राहकों की बाट जो रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से लग्जेरियस इन्वेस्टमेंट थे। वहाँ की जनता को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ और इस गैप को भरने के लिए एक बार फिर से श्रीलंका ने चाइना से कर्ज ले लिए, यानी कि स्थिति को बद से बदतर बनाते गए। विदेशी कर्ज के अलावा श्रीलंका को कोरोना काल में भी बड़ा झटका लगा है। कोरोना की वजह से श्रीलंका की पर्यटन उद्योग बर्बाद हो गई। श्रीलंका में करीब 5 लाख लोग सीधे तौर पर पर्यटन पर निर्भर हैं। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सैलानियों की संख्या काफी कम हो गई है। 2018 में 23 लाख सैलानी, 2019 में 19 लाख टूरिस्ट, 2020 में 5.7 लाख सैलानी, 2021 में केवल 1.94 लाख सैलानी श्रीलंका ही पहुंचे थे। कोविड काल में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का आर्थिक मैनेजमेंट बेहतर नहीं रहा। पर्यटन उद्योग घाटे में चला गया, राजस्व नहीं मिला और इसका सीधा असर श्रीलंका के सरकारी खजाने पर पड़ा। श्रीलंका में चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, सबकी भारी कमी देखी जा रही है। और जाहिर है कि श्रीलंका की ये जो गंभीर आर्थिक हालात हैं, उसके लिए राजपक्षा जो सरकार है वो प्रमुख रूप से दोषी है। हालांकि अन्य सरकारों की भी इसमें भूमिका रही है। श्रीलंका की जो सरकारें रही हैं, उनकी जो एक फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत ही पुअर और इररिस्पॉन्सिबल रही है। श्रीलंका की जो डेप्ट पॉलिसीज़ ऐसी रहीं कि श्रीलंका लगातार कर्ज पे कर्ज लेता गया, लेकिन उस कर्ज को वो कैसे वापस करेगा, इसके लिए श्रीलंका ने कोई व्यवस्था नहीं की। और श्रीलंका की राजपक्षा सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो कि श्रीलंका की इकॉनमी को उसने सीवियरली हिट किया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। विदेशी मुद्रा का भंडार भी करीब करीब खत्म हो चुका है। सरकार विदेश से तेल समेत दूसरे सामान पूरी तरह से मंगा नहीं पा रही है। यही वजह है कि वहां तेल समेत
दूसरी कई चीजों पर राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, जिस तरीके से मैं तस्वीरें आपको श्रीलंका की दिखा रहा हूं, उससे अंदाजा लगाइए कि श्रीलंका के हालात इस वक्त कैसे हैं और सरकार किस तरीके से अपना पीछा छुटाने के बाद अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं श्रीलंकाई नेता। और जिस तरीके से महंगाई की मार से श्रीलंका परेशान है, बेहाल है, विपक्ष भी ये सोचने को मजबूर है कि आखिर श्रीलंका खड़ा होगा तो कैसे होगा, कौन सा देश श्रीलंका की मदद करेगा। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हो गया।